चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखें इस केस में कहानी आप देखो यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल केस आता है, बोलते हैं बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत आसान सा केस है। क्या है ये लगा रहा है हमें यहाँ पे, देखो इस केस में बात करें R1 ये लगाया, R2 यहाँ लगाया, R3 लगाया, R4 यहाँ लगा है गैल्वेनोमीटर और ये लगा है R5 और मैं जोड़ रखी है V वोल्ट की बैटरी। अगर R1/R2 इज इक्वल टू क्या है R3/R4 लिखा हुआ है, इफ R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होगा, उस केस में क्या होगा, ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे, मतलब दोनों का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। तो इस वाले केस में इस ब्रांच में कोई करंट जाने वाली नहीं है, आप इस ब्रांच को सिंपली क्या है आसान भाषा में हटा सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है ना, इसको हटा सकते हो सिंपली। इसके बाद ये दोनों सीरीज में और आपस में पैरेलल में सिंपली सॉल्व हो जाएगा खटाखट, है ना। अच्छा तो ये मतलब इस तरह क्वेश्चन बनते हैं और बनाए जा सकते हैं, आपको मैंने फटाफट बता दिया भाई इस केस में बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज के बारे में। अब देखो क्या है, एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, बोलते हैं क्या बॉक्स प्रॉब्लम। क्या है भाई, सिंपल यहाँ पे और सर्किट बनते हैं लाइक पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, बट जनरली उससे क्वेश्चन जेईई में आते हैं, नीट में नहीं आते। बट ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है देखिए कि ये एक क्यूब है और इसके हर एज पे आर का, इसके हर एज पे क्या है, यहाँ पर हर एज पे क्या लगा हुआ है, आर का रेशियो लगा हुआ है ना, हर एज पे यहाँ पे ऐसा आर है, आर है ना, आर यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, आर आर, हर एज पे कहते हैं 12 एज है, आर ओम का रेशियो लगा हुआ है। अब हम अगर बात करें यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं किसके क्रॉस। एक तो क्या है वो तीन तरह के केस बनेंगे, एक तो बनेगा हमारा एज वाला केस है ना, कि किन्हीं भी दो एज के बीच में फाइंड करो। दूसरा केस बनेगा क्या कि भाई बॉडी डायगोनल जो है ना हमारा यहाँ, सॉरी क्या फेस डायगोनल ए और सी के बीच में फाइंड करो, कोई भी हमारा फेस डायगोनल सी और एफ के बीच में फाइंड कर लो, बी और जी के बीच में फाइंड कर लो, ये हमारे क्या है फेस डायगोनल है। तो किन्हीं भी दो फेस डायगोनल के बीच में फाइंड करो ना, ए और सी हो गया एग्जाम्पल के लिए, है ना, ऐसा ही यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में एग्जाम्पल। और ऐसे अगर बात करें तीसरा केस हमारा क्या है कि हम किसी एक बॉडी डायगोनल के जो दो टर्मिनल बनेंगे उनके बीच में फाइंड करो रिलेशन। एग्जाम्पल ए और जी, ये क्या है इसका बॉडी डायगोनल है ना, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को जोड़ा। तो इस केस अगर बात की जाए तो तरीका देखिए, आपको वैसे प्रूफ तो कर सकते हैं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं, खड़ा कर दो, याद करने का तरीका, एक लाइन में तरीका सुनो। हाउ टू फाइंड रेजिस्टेंस, क्या तरीका है, इफ हम ये याद रखो ना, इफेक्टिव फॉर्मूला फॉर बॉक्स, इफेक्टिव फॉर्मूला फॉर बॉक्स है ना। तो E फॉर एज, F फॉर, यहाँ भी लिखा है ना, E फॉर एज, F फॉर फेस, B फॉर बॉडी डायगोनल। E फॉर हो गया एज, F फॉर हो गया फेस डायगोनल, B फॉर बॉडी डायगोनल। याद करने का तरीका देखो है ना, क्या तरीका है भैया, साफ करते हैं एक बार, फिर से देखो ताकि अब लिखने में समझ में आया कैसे। हाँ ये तो तरीका नहीं है, गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 आर आर आर, खत्म। कैसे, इफेक्टिव फार्मूला फॉर बॉक्स, एज फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल, इससे मतलब ए बी, फेस मतलब ए सी और बॉडी मतलब ए जी वाला डायगोनल है, इनके बीच में रेजिस्टेंस गिनती करनी है 1 2 3 4 5 6 7 आर आर आर। तो ए और बी के बीच में कितना आएगा 7R/12, ए और सी के बीच में कितना आएगा 3R/4 और ए और जी के बीच में कितना आएगा 5R/6 है ना, याद कर लो। अगर कैपेसिटेंस होगा तो उसको उल्टा कर देंगे, 12/7C, 4/3C, 6/5C, वहाँ बताऊँगा, ठीक है। अच्छा तो याद करने का तरीका भी याद कर लो, उसको खड़ा कर रिजल्ट, जब भी आएगा पेपर में रिजल्ट ही आ जाएगा। अब ये दो यहाँ पूछा जाते हैं क्या इनफाइनाइट सर्किट वाले हिस्से ना, कि भाई इनफाइनाइट सर्किट के कुछ सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कहानी क्या देखो यहाँ पर कैसे, ये R2R लगे अप टू इन्फिनिटी तक, और ए और बी के बीच में बताना है हमको इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। तो तरीका सुनिए, अगर बात की जाए इस केस में ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस हमारा, ए और बी के बीच में मान लेते हैं कितना रेजिस्टेंस है, R0 आ रहा है, ए और बी के बीच में R0 आ रहा है। अगर यहाँ से देखा जाए इस वाले पॉइंट से, तो इस वाले पॉइंट के आगे भी ये भी तो पूरा सेम ही सर्किट है, तो इसके अक्रॉस R0 है, तो इस टर्मिनल के अक्रॉस भी कितना आएगा R0। तो इस पूरे कचरे को हटा दो, यहाँ क्या चिपका दो R0 चिपका दो, ये लिखा है R2R, यहाँ के चिपका दो R0। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में, इसके साथ क्या है सीरीज में, तो इन दोनों कितना आएगा 2R R1R2 डिवाइड बाई R1+R2 आता है ना, तो 2R इंटू R0 डिवाइड बाई 2R प्लस R0, ये हो गया इन दोनों का, प्लस इसके साथ सीरीज में प्लस R। ये किसके बराबर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, बराबर किसका आएगा, R0 के बराबर आएगा, ठीक है भाई। उसको यहाँ पे पुट किया, बराबर है, सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, यहाँ से R0 की वैल्यू मिल जाएगी, बनेगी कितना 2R के बराबर। सिंपल सर्किट था, खटाखट सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे देखो एक और केस, ऐसे एक और केस कहानी क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है इस केस में
कि भाई ये हमारा क्या लगा हुआ है R 2R, अब यहाँ पे डबल होता जा रहा है, 2R 4R हो गया, 4R 8R हो गया, 8R ऐसे लगा हुआ है। वहाँ पे सेम लगे थे, अब यहाँ पे डबल होता जा रहा है। तो कहानी क्या है भाई, देखो अगर A और B के बीच में R0 आ रहा है तो यहाँ पे इन दो पॉइंट का मान लो C, D है ना, तो ये जो पूरा का पूरा सर्किट है वो डबल हो गया उसका ना भाई, यहाँ पर डबल हो गया पूरा। यहाँ पे R की जगह 2R हो गया, 2R की जगह 4R हो गया। तो अगर A और B के बीच में R0 आ रहा है तो C और D के बीच में कितना आएगा, आसान सी भाषा में 2R0 आएगा, डबल हो जाएगा ना। तो A और B के बीच में R0 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2R0। तो यहाँ पे हमने क्या 2R0 लगा दिया, अब इसको हटा के पूरे को 2R0 और 2R आपस में किसमें पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में, तो 2R इंटू 2R0 डिवाइड बाई 2R प्लस 2R0 ये आ गया इफेक्टिव। इसके साथ सीरीज में तो प्लस R बराबर कर दिया, किसके बराबर है, बराबर आएगा R0 के। क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व कर लेंगे, R0 की वैल्यू सीधे मिलेगी, R0 इक्वल टू R1 प्लस सिंपली √2, सीधा फॉर्मूला आ जाएगा है ना, सीधा फॉर्मूला क्या, सीधा रिजल्ट आ जाएगा। तो भाई ये क्या था, हमने बेसिक सर्किट सॉल्विंग की बात की। अब हम बात करने वाले हैं भाई कि भी हमने बात की बेसिक सर्किट किस तरह के आते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्या भैया, बैटरी के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। अब तक मैं देखा अलग अलग के कॉम्बिनेशंस और अलग अलग क्वेश्चन देखिए, बेसिक क्वेश्चन देख लिए अपने जो फटाफट में रिवाइज कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बैटरी इन डिफरेंट कंडीशन है ना, कि देखो यहाँ पे कहानी क्या है, बैटरी मान लो अगर क्लोज सर्किट में लगी है, ओपन सर्किट में लगी है ना, शॉर्ट सर्किट में लगी है, तो कैसा होगा, पावर लॉस कितना आता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर मान लो यहाँ पे ये एक हमारा लगा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और यहाँ लगी है बैटरी जिसका हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r के बराबर है, EMF कितना E। तो अगर सर्किट क्लोज है तो इस केस में कहानी क्या होगी, इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी, E डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये करंट आएगी। अब अगर बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस लिखा जाए तो इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस जो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना बनेगा, E माइनस आई आर, है ना, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ना, E माइनस आई आर। और यही पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो किसके क्रॉस होगा, वो आई आर के बराबर होगा, I इंटू आर के बराबर। दोनों को बराबर कर दोगे, यहाँ से सॉल्व करोगे इस केस में, तो कहानी क्या है, यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू दोनों को बराबर कर लोगे, वहाँ से आ जाएगी E बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल R, दोनों को बराबर करने पा जाता है सिंपल ना, इसको उठा के चिपका दो, वहाँ से मिल जाएगा सिंपली। तो स्मॉल r क्या बनेगा, E बाई वी माइनस 1 बन जाएगा। और ये निकालने का तरीका होता है व्हाट वी कॉल इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस। अच्छा, जब सर्किट क्लोज है तो इस केस में कहानी क्या है भाई, इसके क्रॉस क्या होगा, जब करंट फ्लो करिए तो पावर लॉस भी आएगी। अब बात आती है कितनी पावर लॉस आएगी, पी जानते हैं पी के पावर कितना आता है, पी इक्वल टू आता है आई स्क्वायर इंटू आर आता है, या फिर वी स्क्वायर बाई आर। तो आई कितना है, E डिवाइड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R, इसका स्क्वायर इंटू आर आ गया। ठीक है, तो हमारी जो पावर लॉस आ गई कितनी आ गई, ये आ गई है। तो ये देखिए पावर लॉस। अब बात आती है भाई कि कितना हो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ बना था ना, इस केस में यहाँ पर हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है R, कैपिटल R कितना हो जिससे कि इस सर्किट में पावर लॉस क्या हो, मैक्सिमम हो। तो तरीका सुनो भाई, यहाँ पर देखो क्या है तरीका, क्या है सिंपली अगर हम बात करें मैक्सिमम पावर लॉस के लिए, तो मैक्सिमम पावर लॉस के लिए जब इसको यहाँ पे क्या करेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमा dP बाई dR करेंगे 0, है ना, फॉर मैक्सिमम मिनिमा dP बाई dR कितना हो जाएगा, इस केस में 0 करेंगे ना, dP बाई dR 0 करेंगे तो वहाँ से निकल के क्या आता है कि जो हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। जो हमारा कैपिटल R है वो किसके बराबर होना चाहिए, स्मॉल r के बराबर होना चाहिए। उसको उठा के चिपका दो यहाँ पर, तो बनेगा कितना, यहाँ बनेगा स्मॉल r, यहाँ बनेगा स्मॉल r, रखा यहाँ पे, सॉल्व करेंगे कितना बनेगा, E स्क्वायर बाई 4R। ये हमारी आ जाएगी मैक्सिमम पावर लॉस इन सर्किट। अच्छा, एक बात तो यहाँ पे और आती है भाई, देखो अगर हम बनाते हैं ग्राफ, हम बात करेंगे इसकी क्लोज सर्किट की बात कर रहे हैं ना, अगर हम बनाते हैं P वर्सेस R ग्राफ, P क्या है हमारा पावर लॉस इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और R क्या है भाई जो हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है। तो ग्राफ बनाया जाता है, बहुत पूछा आता है, ग्राफ आ जाता है। ग्राफ कैसे बनता है, यहाँ पर पहले तो देखो जैसे जैसे R, जब R 0 होगा तो पावर लॉस 0 होगा, जैसे जैसे R बढ़ाते जाओगे पावर लॉस बढ़ता जाएगा, और जब R किसके बराबर होगा, यहाँ पर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, उस समय पावर लॉस मैक्सिमम होगा। कितना होगा, E स्क्वायर बाई 4R। इसका बढ़ाओगे पावर तो क्या होगा, इसका R बढ़ाओगे तो पावर क्या होगा, सिंपली घटेगा। ठीक है ना। अच्छा, तो हमने देखा था बैटरी का कौन सा कंडीशन देखा था, हमने देखा था पहला, अभी देखा था क्या नाम इसका, क्लोज सर्किट। अब हम बात करने वाले हैं अगर सर्किट कैसा हो, ओपन हो। ओपन मतलब देखो यहाँ पे ये लगा E वोल्ट की बैटरी और EMF की बैटरी, स्मॉल r का इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ लगा है हमारा लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ सर्किट कैसा है, ब्रेक है, ओपन है। तो इस केस में कहानी क्या, ऑब्वियस सी बात है, अगर सर्किट ओपन है तो इसमें कोई करंट फ्लो करेगी है नहीं, तो A और B के क्रॉस जो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आएगा, E के बराबर। अब जो A और B के क्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वही हमारा किसके क्रॉस आएगा, C और D क्रॉस, क्योंकि देखो ये 0 पर है
तो ये भी 0 पर होगा, ये ई पर तो ये भी ई पर होगा। तो जो ए और बी के क्रॉस आएगा पोटेंशियल डिफरेंस वही आएगा सी और डी क्रॉस। कितना आएगा हमारा, दोनों ही ई आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा केस था बच्चों, ओपन सर्किट का केस था। अब हम देखने वाले हैं कौन सा भाई, शॉर्ट सर्किट केस। अब तक पहले हमने क्या देखा था, रेजिस्टेंस का वेरिएशन सर्किट में अलग अलग। अब हम देख रहे हैं किसका, बैटरी का वेरिएशन। ठीक है ना। तो अगर ये ओपन सर्किट है तो ये लगी है बैटरी, और हमने सिंपली कर दिया इसको शॉर्ट कर दिया। सिंपली हमने यहाँ पे कनेक्टिंग वायर जोड़ दिया बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस हमने क्या जोड़ दिया, यहाँ पर एक कनेक्टिंग वायर जोड़ दिया। तो इस केस में क्या है भाई, यहाँ पर इस सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर के बराबर है। सर्किट में कितनी करंट आएगी, आई इक्वल टू आएगा ई बाई स्मॉल आर। ठीक है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो देखिए रहा है 0 होगा। क्यों भाई, वायर लगा हुआ है ना, तो वैसे भी ये जितने पर उतने पे वैसे 0 होगा, बट फिर भी यहाँ पुट कर लो। कितना आएगा देखो, करंट फ्लो कर रही है ऐसे, कितना आएगा ई माइनस आई आर। ई माइनस आई कितना है, ई बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर से स्मॉल उड़ गया, ई माइनस सी कितना आ गया, 0। तो जब बैटरी कैसी है, शॉर्ट है, इन दैट कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल बी 0। ठीक है, ओके। तो हमने ये देखा जब बैटरी शॉर्ट है, ओपन है और क्लोज सर्किट में है, तब कैसे आएंगे हमारे व्हाट यू कॉल, क्या आएगा अलग अलग कंडीशन में, है ना, क्या करंट आएगी, क्या पावर लॉस आएगा। अब बात आती है क्या है, देखो यहाँ पे बैटरी के कुछ कॉम्बिनेशन जहाँ पे बात करते हैं, बैटरी का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन और बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या देखो यहाँ पर हमारा क्या है, सिंपल ऐसे जैसे हम जोड़ते हैं रजिस्टर, वैसे जोड़ रखी है बैटरी E1 R1 E2 R2, है ना, EMF रेजिस्टेंस। सीरीज में सिंपली ऐड हो जाएंगे E1 प्लस E2 और रेजिस्टेंस कितना आएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। यहाँ पे इसका केस देखो, ऐसे यहाँ पे क्या है, N सेल लगे हुए हैं, इनका EMF कितना है, E इंटरनेशनल स्मॉल आर है। तो नेट इफेक्टिव क्या बनेगा, NE, और क्या बनेगा रेजिस्टेंस NR, सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो इस केस में क्या है, सर्किट कैसा है, क्लोज है, तो कितनी करंट आएगी भैया, करंट अगर देखिए कितनी बनेगी, करंट आएगी हमारी कितनी इस केस में, NE डिवाइड बाई NR प्लस कैपिटल R। तो पावर लॉस कितना आएगा, I स्क्वायर आर, क्या बन गया, NE बाई NR का स्क्वायर, NR प्लस कैपिटल का स्क्वायर इंटू R, ये बन गया पावर लॉस। मैक्सिमम पावर लॉस हम जानते कब आती है, जब क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कितना है बच्चों, NR के बराबर है, सिंपली नहीं है क्या। तो यहाँ पुट कर दूँ, क्या बन गया, तो मैक्सिमम पावर लॉस जो है कितनी बनेगी, NE डिवाइड बाई 2NR इंटू NR। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये NE स्क्वायर बाई 4R आएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, ठीक है, मैं ये मतलब कि क्या सिंपल वाले केस को फटाफट लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर यहाँ पे बैटरी किसमें जुड़ी है, पैरेलल में जुड़ी हुई है, E इनका EMF है और R क्या है इनका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब इनको जोड़ेंगे यहाँ पे तो नेट EMF कितना आएगा, इसका जो EMF आएगा कितना आएगा, E आ जाएगा, जबकि जो इसका आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, R/N, क्योंकि किसमें है, पैरेलल में। नेट इफेक्टिव लिखा जा रहा है, यहाँ पे R लगा हुआ है, ठीक है ना, एक R लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है R, और यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है ना, ऐसे। ठीक है, 2 मिनट बोला, सॉरी, क्या हो जाएगा, सही है। यहाँ पर क्या है, ये बैटरी नहीं लगी है, ये बैटरी नहीं लगी है, रजिस्टर लगा हुआ है ना, यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है सिंपली ऐसे, है ना, क्योंकि बैटरी तो लगी हुई है ना ऑलरेडी। ठीक है, सिंपली बन जाएगा। तो आई कितना बनेगा, E डिवाइड बाई R/N प्लस कैपिटल R आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये लगा है लोड रेजिस्टेंस हमारा। मैक्सिमम पावर लॉस वही सिंपली I स्क्वायर R, आई क्या लिखा है, ये लिखा हुआ E डिवाइड बाई दिस नंबर इंटू R। मैक्सिमम पावर लॉस के लिए कहानी क्या होनी चाहिए, R जो होना चाहिए हमारा किसके बराबर होना चाहिए, मैक्सिमम पावर लॉस के लिए R इक्वल टू होना चाहिए स्मॉल R/N। पुट करोगे यहाँ पर R/N, यहाँ R/N, सॉल्व करोगे कितना बनेगा, NE स्क्वायर बाई 4R आ जाएगा सीधा। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने देखा अब तक, देखो अब तक यहाँ पे क्या है, हमने सर्किट कैसे देखे, है ना, कि भाई इफेक्टिव जब हमने देखा पहले रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं अलग अलग केस में, फिर देखा हमने बैटरी कैसे लगाते हैं अलग अलग केस में। अब हम बात करने वाले हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हम जानते हैं भाई जब हम किसी सर्किट में करंट फ्लो करती है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, है ना। अच्छा, सिंपली कहाँ से होता है, कैसे होता है वो अलग केस है, बाद में क्या उसका पूरा प्रॉपर तरीका है, पर हम ये हमको जो समझना है इतना कि ये करंट बढ़ता जाता है व्हेन द टेम्परेचर बढ़ता जाता है व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन सर्किट। अच्छा, तो बात करते हैं देखो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी के बारे में। अगर मान लो क्या ये बैटरी है, इसमें केस में क्या है, देखो यहाँ पर बैटरी क्या हो रही है, लगातार यहाँ पे पावर डिलीवर कर रही है, क्योंकि करंट क्या हो रही है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है ना, तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो पावर इसलिए लिखा है पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी ना, बाय द बैटरी कितना आएगा, सिंपल ऐसा भाषा में E इंटू आई, है ना।
यहाँ बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज हो रही है मतलब क्या, इसमें जो केमिकल एनर्जी स्टोर थी वो कहाँ जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्मल एनर्जी में। वही लिखा हुआ है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाद में थर्मल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर मान लो यहाँ पर पावर डिलीवर टू द बैटरी की बात की जाए तो इसके इसमें कहानी क्या है, देखो यहाँ पर भाई ये बैटरी लगी हुई है और इसमें करंट इस समय क्या हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है ना, हायर टर्मिनल पे करंट आ रही है, तो बैटरी क्या हो रही है, इसमें चार्ज हो रही है, मतलब पावर डिलीवर टू द बैटरी कितनी आएगी, ई इंटू आई सिंपली। बैटरी यहाँ पे चार्ज हो रही है तो इस केस में कहानी क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी जो कि बैटरी को चार्ज कर रही है वो कहाँ जा रही है, इसकी केमिकल एनर्जी में स्टोर होती जा रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में इसमें स्टोर हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। अच्छा, ये तो बैटरी की बात होगी। जब भी बात की जाए बैटरी से पावर डिलीवर की तो हमेशा कितना आएगा भैया, सिंपल आसान भाषा में ई इंटू आई आएगा। अब देखो यहाँ पर थर्मल पावर जनरेट इन द एक्सटर्नल सर्किट, अगर मान लो हमें लगा हुआ है लोड रेजिस्टेंस, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है तो पावर लॉस कितना आएगा, थर्मल पावर जनरेट कितना आता है, आई स्क्वायर आर लिखो या वी स्क्वायर बाई आर। ये आसान भाषा में क्या लिखा है, द रेट विच थर्मल एनर्जी विल बी जनरेटेड, डी क्यू बाई डी टी बोलते हैं, डी एच बाई डी टी, दोनों बात ही है। तो डी एच बाई डी टी लिखो या डी क्यू बाई डी टी, बात एक ही है। कितना है हमारा ये, आई स्क्वायर आर के बराबर है और वी स्क्वायर बाई आर, दोनों बात एक ही है ना। अच्छा, तो इस केस में कितनी आएगी हमारी, कितनी आएगी थर्मल एनर्जी जनरेटेड, एच कितना आएगा, इंटेशन ऑफ पी डी टी, पी कितना आएगा, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। अगर आई स्क्वायर आर कॉन्स्टेंट तो बाहर आएगा, कितना बनेगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी आता है। अच्छा ओके, ठीक है। ये तो हमने क्या देखा भाई, ये तरीका क्या, कितनी थर्मल एनर्जी जनरेट होगी। अब ये हमें क्या, ये था हमारा क्या, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे लिया रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, मतलब उसमें लेंथ भी आता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आता है। जबकि रेजिस्टिविटी कैसी प्रॉपर्टी होती है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। तो आपसे पूछा जाता है, बताओ यहाँ पर जो जूल लॉ है, जूल इसे बोलते हैं जूल लेंज लॉ, है ना। तो जूल लॉ है, हमको बताइए इस केस में वो क्या होगा यहाँ पर, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में कैसा होगा। तो बहुत ही आसान तरीका, सॉल्व करने से मतलब नहीं, तरीका सुनो। डी एच बाई डी टी क्या है, किस रेट से हीट जनरेट हो रही है, इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। आई क्या बनेगा, जे इंटू ए, तो जे इंटू ए का स्क्वायर, और आर क्या है, रो एल बाई ए। तरीका बता रहा हूँ, फटाफट इसको याद करने की जरूरत नहीं है, उसको बताऊँगा सीधा। ए से उड़ जाएगा, क्या बनेगा, देखो यहाँ पे जे स्क्वायर इंटू रो इंटू एक बनेगा एल इंटू ए। एल इंटू ए क्या है, कंडक्टर का वॉल्यूम, लेंथ इंटू एरिया, एल क्या है लेंथ और ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, बैटरी जुड़ी है ऐसे। तो ये क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, इसको नीचे ले आओ। ये लिखा है द रेट विच द थर्मल एनर्जी जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू कितना है, जे स्क्वायर इंटू रो। याद करने का तरीका देखो, जिस रेट से थर्मल एनर्जी जनरेट होगी, तो डी एच बाई डी टी, जिस रेट से थर्मल एनर्जी जनरेट होगी पर यूनिट वॉल्यूम, वहाँ पे कितना आया था, एच कितना आता था हमारा, सॉरी पावर क्या आती थी हमारी आई स्क्वायर इंटू आर आती थी ना। तो आई की जगह जे कर दो, करंट की जगह करंट डेंसिटी, और आर की जगह रो कर दो, सिंपल भाषा में सीधा जाएगा। पूरा बकवास मतलब नहीं, थर्मल एनर्जी जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम कितना आएगा, सिंपली आई की जगह जे कर दो, आर की जगह रो कर दो, सिंपल। आई क्या है, करंट, यहाँ करंट डेंसिटी, वहाँ रो था, मतलब रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टिविटी, सिंपली, ठीक है ना। चलो भाई, अब यहाँ की बात की जाए, यूनिट ऑफ थर्मल एनर्जी क्या आती है, जूल या फिर कैलोरी, और इनका आपस में क्या कन्वर्जन है, 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है भैया, 4.186 जूल होता है। अच्छा, आपने देखा होगा ना घरों में जब बात करें तो बिल आता है, जब क्या कितने यूनिट लाइट खर्चा की, सपोज ना कितने यूनिट लाइट खर्चा की। जो बच्चे कोटा में पढ़ते हैं उनको जानते होंगे कितने 1 यूनिट लाइट का कितना रहता है बिल, अलग अलग ना, हर जगह अलग अलग बिल रहते हैं। 1 किलो वाट क्या होता है हमारा, 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलो वाट आर, 1 किलो वाट आर होता है 1 यूनिट ऑफ लाइट जो हम यूज़ करते हैं ना। क्या मतलब इसका, अगर कोई 1 किलो वाट का जो डिवाइस है, चाहे पंखा है, कूलर है ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वो 1 घंटे तक जब चलेगा तो जो एनर्जी वो खर्चा करता है उसे बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ लाइट। अगर कोई 1 किलो वाट का डिवाइस 1 घंटे तक जब चलेगा तो जो लाइट वो कंज्यूम करेगा, जो एनर्जी वो कंज्यूम करेगा उसे वो होती है 1 यूनिट ऑफ लाइट के बराबर होती है। कितनी होती है तो लिखी हुई है 1 किलो वाट, ये हो गया। आर कितना हो गया, 3600 सेकेंड है ना, तो 3.6 × 10⁻³ क्या आएगा जी, जूल में आएगा। तो 1 किलो वाट आर कितना होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इतनी होती है 1 यूनिट ऑफ लाइट जिसका हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने बात की थर्मल एनर्जी जनरेटेड इन द सर्किट के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे और हम बात करने वाले अब यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे एंट्री मार चुके हैं, इसके बारे में बात करेंगे, फटाफट देखिए ना। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है भैया, हमारा आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका काम क्या होता है, टू मेजर द स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट। अच्छा,
ठीक है। इसमें इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसमें क्या क्या जो बेसिक टर्म्स है, एक तो होता है IG, इसे बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और RG क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। मतलब क्या कि इस कॉइल से कितनी अमाउंट ऑफ करंट पास होकर जाए गैल्वेनोमीटर से कि इसमें जो 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 डिफ्लेक्शन है वो फुल शो करे ना, कि मैक्सिमम कितना, जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब ये शो करेगा तब उस समय जितनी अमाउंट ऑफ करंट पास हो जाती है उसे बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल क्या होती है, इसके अंदर जो कॉइल लगी होती है, एक्चुअली अगर हम पढ़ेंगे ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वहाँ पर देखते हैं तो कॉइल लगी होती है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, RG। अच्छा, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। अब बात हम करते हैं यहाँ पे क्या जो बेसिक टर्म आते हैं सीधा उस पर बात करते हैं। क्या जो हमारे जो टर्म है वो क्या है, एक तो एमीटर, दूसरा क्या है वोल्ट मीटर। एमीटर क्या है, देखिए अगर बात की जाए एमीटर की, तो एमीटर एक ऐसी डिवाइस है, इसका काम क्या होता है, टू फाइंड द टू मेजर द लार्ज वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। कहाँ लगाते हैं हमेशा इसको, सर्किट के लगाते हैं सीरीज़ में, क्योंकि हमें करंट को मेजर करना है। मान लो लगाया सर्किट है, हमने यहाँ पे लगाया एमीटर और ये बैटरी स्मॉल आर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो कितनी करंट आएगा, E डिवाइड बाई R प्लस, यहाँ पे स्मॉल आर पे आएगा ना, E डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस R प्लस एमीटर का रेजिस्टेंस प्लस स्मॉल आर। तो अगर जब तक ये एमीटर लगा हो, देखो अगर यहाँ पे एमीटर का कुछ रेजिस्टेंस हुआ तो इस केस में करंट को कर देगा डिफरेंट। भाई हम तो उसको हमने इसको करंट मेजर करने के लिए लगाया, इसने करंट को ही चेंज कर दिया, क्या मतलब है ये। तो ऑब्वियस सी बात है, हम चाहते हैं कि अगर एमीटर से सही करंट को मेजर करना चाहते हैं तो एमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए, और आइडियल कंडीशन में कितना होना चाहिए, 0। ठीक है ना, तभी तो देखो ये एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ करंट को E डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस जो कि स्मॉल आर लगा हो इसको मेजर कर पाएगा, है ना। तो आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है कितना होता है भाई साहब, वो होता है 0 होता है, और एमीटर को कहाँ लगाते हैं हमेशा हम, सर्किट के सीरीज में लगाते हैं, ठीक है ना। अब बात ये आती है एमीटर को बनाया कैसे जाता है। तो एमीटर को बनाने का तरीका क्या है, सिंपल आसान भाषा में कि बनाते उसको गैल्वेनोमीटर से ही है। हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी रजिस्टर के पैरेलल में लगाते हैं कोई रेजिस्टर, तो रेजिस्टेंस सबसे छोटे से भी छोटा आता है, ठीक है। अगर हम किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाते हैं कोई दूसरा रेजिस्टर, तो जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे छोटे से भी छोटा आता है। अच्छा, हम चाहते हैं कि जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या हो, सबसे जितना हो सके उतना कम हो। अच्छा, तो भाई ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर, इसके पैरेलल में एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि हम चाहते हैं नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या रहे पूरे डिवाइस का, जो कि एमीटर बन जाएगा, अब कितनी रहे वो सबसे कम से कम रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब मान लो अगर मैं क्या एमीटर बनाना है जिसकी जो मैक्सिमम IA अमाउंट ऑफ करंट मेजर कर सके, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, दो तरीका उसको बनाने का तरीका। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगा दिया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, है। तो ये डिवाइस जो हमारी क्या एमीटर बन जाती है। अब कितना लगाना चाहिए रेजिस्टेंस वो भी देख लेते हैं। तो मान लो हमें एक ऐसा एमीटर बनाना है जो कि क्या है मैक्सिमम IA अमाउंट ऑफ करंट पास मेजर कर सकता है। तो तरीका सुनो, यहाँ से IA अमाउंट ऑफ करंट आ रही है। अब इस केस में क्या होगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, जो डिफ्लेक्शन शो करने वाला डिवाइस वो तो गैल्वेनोमीटर ही है। तो जब अगर ये एमीटर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट शो कर रहा है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट शो कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस केस में जो गैल्वेनोमीटर इससे कितनी करंट जाएगी, IG। अब इससे IG जा रही है, तो जो बाकी बची जो ये बचा है, क्या बोलते हैं, हमारा लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर, शंट इसे बोलते हैं, शंट किया है, उससे कितनी करंट जाएगी, IA माइनस IG, क्योंकि दोनों लगे हैं पैरेलल में। तो IG इंटू RG इक्वल टू क्या बनेगा, IA माइनस IG इंटू RG। यहाँ से R को निकाल लो, कितना बनेगा, IG इंटू RG बाई IA माइनस IG। जनरली ये नंबर बहुत छोटा होता है, तो वी कैन यहाँ पर इसको कर सकते हैं निगलेक्ट, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन में निगलेक्ट नहीं भी करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू चेंज हो जाती है ना। मतलब आप हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखो, खटाखट यहाँ से मिल जाएगा हमें कितना लगाना चाहिए रेजिस्टेंस, जिससे कि हम IA का क्या बोलते हैं, IA के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने का एमीटर बना सकें, ठीक है। अच्छा, ये था हमारा एमीटर। अब बात करते हैं भैया किस बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका काम क्या होता है, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ सर्किट डायग्राम, है ना, सर्किट। तो लिखा है यहाँ पर ना, तो मान लो लगा R1 ये लगा R2, तो हमें क्या लेट्स कॉल इन दो टर्मिनल के बीच में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, इन दो टर्मिनल के बीच में लगा दिया है एक वोल्ट मीटर। अच्छा, हमेशा ही ऑब्वियस सी बात इसको कहाँ लगाएंगे, क्योंकि हमें मेजर करना है इन दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो कहाँ लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात लगाएंगे पैरेलल में, इसीलिए कहाँ लगाया है, पैरेलल में लगा रखा है, ठीक है ना। और ऑब्वियस सी बात देखो, अगर ये पैरेलल में लगा तो इसमें क्या सर्किट से कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करेगा। जब सर्किट से कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करेगा, तो ऑब्वियस सी बात इस केस में जब खुद ही करंट ड्रॉ कर रहा है, तो इन दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बदल देगा। तो हमने तो लगाया था इसको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, बट इसने पोटेंशियल डिफरेंस को ही बदल दिया।
तो क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए इसका रेजिस्टेंस जितने ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए उतना ज़्यादा होना चाहिए, उतना ज़्यादा अच्छा है। क्यों? जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट ये अपने थ्रू, उतना कम करंट विड्रॉ करेगा सर्किट से, उतना ही ज़्यादा ये, उतना ही कम ये इफेक्ट करेगा एक्चुअल रीडिंग को। ठीक है ना। तो ये बात समझ आई कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज़्यादा से भी बहुत, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। तो इस वजह से अगर बात की जाए तो फॉर आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, इन्फिनिटी है। अगर इन्फिनिटी होगा तो इस केस में क्या होगा, मतलब ये यहाँ से आसान भाषा में समझने के लिए ओपन हो गया, तो फिर तो कोई करंट सर्किट से लेगा ही नहीं। उस केस में कहानी क्या होगी, एक्चुअल रीडिंग को ये बताएगा अक्रॉस द टर्मिनल क्रॉस विच वी आर फाइंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। फाइन। बात याद है कि हाउ टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है, अगर हमें गैल्वेनोमीटर को करना है कन्वर्ट किसमें, वोल्ट मीटर में, तो सिंपल सी बात ये है भाई, देखो बनेगा तो ये बनेगा तो ये गैल्वेनोमीटर से ही। हमें चाहिए क्या, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो लगाना कहाँ पड़ेगा। अच्छा, एक बात और जानते हैं हम कि अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस सबसे बड़े से भी क्या आता है, बड़ा आता है। तो इस केस में अगर हमें कन्वर्ट करना है किसको, गैल्वेनोमीटर को किसमें, वोल्ट मीटर में, तो एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस लगाना चाहिए किसमें, सीरीज में गैल्वेनोमीटर के। तो ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर, और इसके थ्रू हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पर एक मैक्सिमम आरएच अमाउंट का लगा चुका है। हमें एक ऐसा वोल्ट मीटर चाहिए जो मैक्सिमम लेस कॉल VA वोल्टेज मेजर कर सकता है ना, मैक्सिमम वोल्टेज। तो इस केस में कहानी क्या, हमने आरएच लगाया रेजिस्टेंस है ना। तो यहाँ से क्या है, इस केस में क्या, मैक्सिमम करंट जो पास हो जा रही वो कितनी IG है। तो ये जो पूरी डिवाइस हमारी क्या है, ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर है। तो इसके अक्रॉस कहता है पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आएगा IG इंटू RG प्लस RH लिखा हुआ है। तो हमें कितना लगाना चाहिए, रेजिस्टेंस कितना आएगा जिससे कि ये VA वोल्टेज को मेजर कर सके। कितना आएगा यहाँ से, RH कितना आएगा, VA/IG माइनस RG आएगा सिंपली। तो अगर हम चाहते हैं क्या कि भाई एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाना जो कि मैक्सिमम VA वोल्टेज को कर सकता है मेजर, तो हमें कितना लगाना चाहिए, रेजिस्टेंस RH कितना होना चाहिए हमारा, दिस शुड बी दिस वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब तो एक बहुत ही फेमस क्या है सर्किट बना पूछा आता है, जो कि जनरली क्या है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ भी जाए, है ना। बहुत पहले आ चुका है, JEE एडवांस के एग्जाम में बहुत पहले आ चुका है, और JEE में से भी आ जाए रिसेंटली, तो हो सकता है नीट में आ जाए। क्या है कि जो सर्किट डायग्राम क्या होता है फॉर द ओम्स लॉ, कि जब हम बनाते हैं ओम्स लॉ के लिए, तो ऑब्वियसली बात है कि आप वोल्ट मीटर और मीटर लगाते हैं। क्या होता है ओम्स लॉ, हम जानते हैं V इक्वल टू IR है ना। तो V किससे मेजर करेंगे, वोल्ट मीटर से, I किससे मेजर करेंगे, एमीटर से। तो अगर हमें सर्किट डायग्राम बनाना है तो वोल्ट मीटर को कहाँ लगाना पड़ेगा, पैरेलल में लगाना पड़ेगा सर्किट के, और एमीटर कहाँ लगाना पड़ेगा, सर्किट के सीरीज में। तो ये बना है मान लो सर्किट डायग्राम। तो ऑब्वियस से बात है वोल्ट मीटर कहाँ लगेगा, सर्किट के पैरेलल में, और एमीटर कहाँ लगेगा, सर्किट के सीरीज में। आसान भाषा में इसी को थोड़ा क्या है इन टर्म्स ऑफ अगर बात की जाए गैल्वेनोमीटर के टर्म में बात की जाए तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये हमारा लगा है लोड रेजिस्टेंस, ये यार, तो यहाँ पे लगेगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसे बनता है, वोल्ट मीटर लगेगा पैरेलल में, बनता कैसे वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगा दो हाई रेजिस्टेंस, तो ये लगा है हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है। एमीटर कहाँ लगेगा, ये पूरा मीटर होता है ना, एमीटर कहाँ लगता है, सीरीज में। बनता कैसे है मीटर, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दो एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस, तो ये पूरा लगा है मीटर। RL का मतलब लो रेजिस्टेंस, RH का मतलब हाई रेजिस्टेंस, है ना। तो ये हमारा क्या है, सर्किट डायग्राम फॉर द ओम्स लॉ। अब हम इस चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं फटाफट। नेक्स्ट जो कहानी क्या है, तो हम बात करने वाले अब यहाँ पे इसके बारे में, मीटर ब्रिज के बारे में। ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है मीटर ब्रिज जो है, सिंपली किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बैलेंस रेजिस्टेंस ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका काम क्या होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। सिंपली देखिए कहानी क्या है कि भाई ये हमारा क्या लगा यहाँ पर, ये लिखा जो मैंने बोला अभी यहाँ पे कि इस केस में कहानी क्या, ये एक ये हमारा क्या 100 सेंटीमीटर का AB वायर है, और यहाँ पे लगी है वुडन ब्लॉक्स, है ना सिंपली, और इससे जुड़ा हुआ एक रेजिस्टेंस जिसके बारे में पता है, और यहाँ पर क्या है सिंपली, यहाँ वुडन ब्लॉक्स है जो येलो वाली हैं, और यहाँ लगा एक अननोन रेजिस्टेंस S। ठीक है। हमने यहाँ पर लगा रखा है क्या है, गैल्वेनोमीटर। नीचे लगी है बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका जो की है, जब हम की को क्लोज करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो करेगी। ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो जॉकी लगा हुआ है इसको अलग अलग लोकेशन पे टच करा के देखते हैं भाई किस लोकेशन पे क्या है, इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कितनी आती है, 0, मतलब गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन। तो जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, उस केस में कहानी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है R1/R2 इक्वल टू R3/R4 होगा। L1 क्या है, लेट्स कॉल L1 लेंथ पे क्या है, इस केस में डिफ्लेक्शन 0 शो कर रहा है, तो क्या बनेगा, लैम्डा मान लो इसका क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो क्या बनेगा R, है ना, ऊपर लिखते थोड़ा, क्या बन जाएगा,
आर बाई लेमडा इंटू L1 इज इक्वल टू एस बाई लेमडा इंटू L2 इंटू 100 माइनस L1 बन जाएगा, सॉरी क्या बन जाएगा ये, लेमडा इंटू 100 माइनस L1 बन जाएगा। लेमडा से लेमडा उड़ जाएगा, लेमडा क्या है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो ये भी बन जाएगा आर बाई L1 इज इक्वल टू एस बाई 100 माइनस L1। आप तो इस फॉर्मूले को याद रखो भैया, आर बाई L1 इज इक्वल टू एस बाई 100 माइनस L1। यहाँ से निकाल लो एस की वैल्यू सिंपल आसान भाषा में, है ना। और ये नीचे बना है हमारा भाई जो सर्किट ऊपर बना है उसी का सर्किट डायग्राम बना है भैया कि हमारा ये क्या बन जाएगा, एक व्हीटस्टोन ब्रिज, वही बन जाएगा आर बाई L1 इज इक्वल टू एस बाई 100 माइनस L1। वही जो ऊपर बना है वही नीचे बना हुआ है ना। बेसिक फॉर्मूला तो अपना ये रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं भाई इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्या है, पोटेंशियोमीटर है। क्या होता है पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द सर्किट। भाई ये काम तो वोल्टमीटर भी करता था? नहीं, वोल्टमीटर एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो सकता नहीं है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, बट स्टिल इट ड्रॉज सम करंट फ्रॉम सर्किट। तो वोल्टमीटर एक्चुअली क्या है, एक एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बताता, उसमें कुछ एरर रहता है, भले ही बहुत ही कम हो बट एरर रहता है। जबकि पोटेंशियोमीटर जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बताता है बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सर्किट। क्यों? क्योंकि ये सर्किट से कोई भी करंट विड्रॉ नहीं करता। कैसे नहीं करता देखते हैं, कहानी देखो यहाँ पर फटाफट, है ना। अच्छा, और इसका काम क्या होता है, इसका एक और काम होता है, इसका एक और काम क्या होता है भैया, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द EMF ऑफ द बैटरी एज वेल एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है ना। अच्छा, कैसे काम करता है देखो फटाफट, देखिए बहुत आसान है ना। और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी यही रहेगा। यहाँ पे कहानी क्या है, ये हमारा लगा है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी सेल, यहाँ पे लगा है E1, यहाँ लगा है R1 रेजिस्टेंस है, और यहाँ लगा है रियोस्टेंट, और ये की लगा हुआ है। साथ में जोड़ रखा है यहाँ पर एक बहुत ही लॉन्ग वायर, ठीक है ना, AB वायर, ठीक है। और नीचे लगी है E2 बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है, और यहाँ लगा है जॉकी। ये हमारा क्या है, प्राइमरी सर्किट है, और ये नीचे वाला हमारा क्या है, सेकेंडरी सर्किट है। हम क्या करते हैं तो कहानी में इस केस में, जैसे हम इस की को क्लोज करेंगे इस सर्किट में करंट फ्लो करेगी, है ना। अच्छा, इसमें करंट फ्लो करेगी। अभी मैं इसको थोड़ा दूर रखा, अभी इसको भी टच नहीं कराया, इसको टच नहीं कराया, अभी इसमें करंट फ्लो कर रही है ना। अब हम करते हैं क्या भाई, यहाँ पर ये जो जॉकी है इसको क्या है, यहाँ पे मान लो टच करके देखा तो ये बार करंट इधर फ्लो कर रही थी, फिर इसको यहाँ के टच करा के देखा J2 पे तो इधर करंट फ्लो कर रही थी। मतलब एक J1 पे टच कराया इधर करंट फ्लो कर रही है, J2 पे इधर करंट फ्लो कर रही है। कहीं ना कोई ऐसा कोई पॉइंट आएगा बीच में जहाँ पर डिफरेंस कितना होगा, 0। उसको हम धीरे धीरे उठा के खसा कर यहाँ पे लाते आते हैं, जहाँ पे करंट में क्या मिलता है, 0 मिलता है। करंट 0 मिलने का मतलब क्या है कि इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो टर्मिनल के पॉइंट के अबाउट है, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस समय क्या है, इन दो पॉइंट के क्रॉस होगा। अब क्योंकि यहाँ पे कोई करंट तो फ्लो कर नहीं रही है, यहाँ कितना डिफरेंस है, E2, जो कि किसके बराबर होगा, इसको मैं कुछ नाम दे दूँ, नाम दे दूँ कितना, इसको बोल दो C। वही क्या होगा इस समय, AC वाले पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो E किसके बराबर होगा, E2 होगा। AC के अक्रॉस जो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस वही हमारा E2 के बराबर होगा। अब इसको करते कैसे हैं, तरीका देखो फटाफट। तो भाई हमारी जो पहली वाली ब्रांच है, प्राइमरी ब्रांच में देखो यहाँ पे प्राइमरी सर्किट, इसमें कितनी करंट आएगी, E1 डिवाइड बाई R1 प्लस RH प्लस इस AB वाले वायर का ड्यूरेशन कितना है, वो R के बराबर है। कितना आएगा, E1 डिवाइड बाई स्मॉल r1 प्लस RH प्लस R, ठीक है। तो ये हो गया भैया इसका करंट। अब इस वाले ब्रांच में कितनी रेजिस्टेंस है, कैपिटल R, तो इसके अक्रॉस जो आता है पोटेंशियल VAB कितना हो गया, I इंटू R। ये आ गया इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। हमें चाहिए इसके क्रॉस, एलिमेंट के क्रॉस, तो क्या निकालेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, देखिए यहाँ पे लेमडा, जो कि क्या होगा VAB डिवाइड बाई L। ये क्या बता रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। हमको तो इसके क्रॉस चाहिए, तो इसके क्रॉस कितना बनेगा, लेमडा इंटू L1 कर दो। तो लेमडा इंटू L1 जो होगा किसके बराबर होगा, सिंपल आसान भाषा में हमारा E के बराबर होगा ना। सिंपल लेमडा इंटू L1 आसान भाषा में किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। दैट्स हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ E सिंपली। अब एक और पॉइंट पूछा जाता है कि भैया फाइंडिंग ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, कैसे फाइंड करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये वही सर्किट बना हुआ है, इसमें हमने हल्का सा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया देखो यहाँ पर भाई, अभी तक हमने यहाँ पे क्या है, कोई नीचे कोई बैटरी नहीं लगाई थी, अब तक ये हटा हुआ था ना, इतना और हटा हुआ था ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पर नीचे लगा दिया, सॉरी बैटरी रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक सर्किट नीचे पूरा सब कुछ सेम, ऊपर नीचे क्या लगा दिया, यहाँ पे सर्किट लगा दिया, एक R2 लगा दिया। तो पहले तो क्या है, पहले हमने इस की को रखा है ओपन। जब ये की ओपन है तो ये तो बाहर रहेगा, जब ये बाहर रहेगा तो इस केस में कहानी की वही पार्ट बना जो पहले ही बना था। इस केस में हम चेक करेंगे भैया पहले कितना आ रहा है EMF, है ना। तो वही कैसे करेंगे, इसमें करंट निकाल लेंगे, फिर इस वाले टर्मिनल के क्रॉस AB टर्मिनल के क्रॉस क्या करेंगे, यहाँ पर अभी बंद है, इसको हटा रखा है, ये बंद है, इसको इसमें बंद करके रखा हुआ है, अभी इतना सर्किट है ना। पहले निकाल लेंगे करंट, फिर इसके क्रॉस निकाल लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, वहाँ से मिल जाएगा लेमडा इंटू L2 किसके बराबर होगा, E2 के बराबर, वही लिखा हुआ है। लेमडा इंटू L1 किसके बराबर है, पहले L1 था ना,
लैम्डा इंटू एल वन इक्वल टू E2 बराबर है। अब हमने क्या कर दिया, इस क्यू को कर दिया क्या, क्लोज करते ये बन जाएगा सर्किट का हिस्सा। जब इस सर्किट का हिस्सा बन जाएगा तो इस वाले ब्रांच में भी क्या होगी, करंट फ्लो करने लगेगी। और जब इस वाले ब्रांच में करंट फ्लो करने लगेगी तो इस टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मुझको नाम दे दूँ मैं CD, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि अब तो करंट फ्लो कर रही है। पहले कितना था, E2 था जब ये सर्किट से हटा हुआ था, अब कितना आ जाएगा, E2 माइनस जो भी करंट आ रही है, I2 बोल दो उसको, I2 बोल देखा है ना, A2 माइनस I2 है ना, ये I डैश नहीं है, I2 इंटू R2 है, इसको R2 बोल दो, ठीक है, R2, E2 माइनस I2 इंटू R2 आ जाएगा। जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो अब इसके क्रॉस कितना ड्रॉप है, E2 माइनस I2 इंटू R2, जो कि क्या है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर है, और वही V ये भी होगा, तभी इसमें नेट डिफरेंस 0 होगा। तो V इक्वल टू कितना है, इसके इसमें लैम्डा इंटू L2। हमने देखा था जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या है, स्मॉल r कितना है, E2 बाई V, दोनों को सॉल्व करेंगे, बराबर करेंगे, E2 बाई V माइनस 1 इंटू R2। E2 क्या है हमारा, लैम्डा इंटू L1, और V क्या है, लैम्डा इंटू L2। दोनों को पुट करेंगे, यहाँ से क्या आएगा, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R2 इज इक्वल टू R, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये था, दैट्स हाउ वी फाइंड एक्चुअली द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द व्हाट यू कॉल सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो बच्चों ये था हमारा क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ओवरऑल क्या फुल क्विक रीजन, क्योंकि क्या एक्चुअली हमने पूरा बताया इसलिए थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि लंबा चैप्टर लंबा है ये, ठीक है। तो इसमें तो हमने क्या इसमें ओवरऑल देखा, इसके सारे कॉन्सेप्ट और इसमें जो बेसिक फॉर्मूलाज वो देखे। आई थिंक ये आपके लिए वीडियो जो है बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए, और आपको जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसमें क्या होगा, आपको हेल्प करेगा। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी